Hello students, welcome back to the channel. I hope you all are good and doing great in our academics. So students, last lecture में जो है वो हमने अपना क्लास 10 साइंस का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो है वो स्टार्ट कर दिया था. सो आज जो है वो हम इसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए थे. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चेंज और उसके टाइप्स, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इवन उनके भी टाइप्स जो हमने कवर किए थे. दैट वर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को कैसे पहचानना होता है. उसके बाद चेंज के बाद हमने जो है वो केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी. केमिकल रिएक्शन, बेसिकली केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज जो है वो एक ही बात है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम. इसलिए वहाँ स्टेटमेंट है ना, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज, दोनों एक ही बात है. उसके बाद केमिकल इक्वेशन जो है वो हमने कवर की थी. केमिकल इक्वेशन के भी टाइप्स जो है वो हमने क्या किए थे, कंसीडर किए थे. अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, उस बेसिस पर. और हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ड का यूज कर रहे हैं, यानी उनके नेम्स का यूज कर रहे हैं या फिर उनके फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, उस बेसिस पर जो है वो वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन प्रॉपर वाली जो थी. ओके, सो ये सब हमने जो है वो कवर कर लिया था. सो स्टूडेंट्स, लास्ट का लेक्चर जो था वो लिटिल बिट लेंथी, थोड़ा सा लेंथी था. इट वाज अबाउट 1 hour 42 minutes. और मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स जो है वो लेक्चर की लेंथ देखकर ही जो है वो उसे इग्नोर कर देते हैं. वो अंदर जो मैंने कंटेंट डिलीवर किया था, एग्जैक्टली मैंने आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तक की डेफिनेशन जो है वो बताई थी कि रिएक्टेंट की डेफिनेशन अगर आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे. आई नो आपको आता था कि रिएक्टेंट क्या होता है. रिएक्टेंट जो टेल साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है, और जिसकी रिएक्शन हो रही होती है, जो रिएक्शन के गो थ्रू हो रहा होता है वो. लेकिन इवन मैंने आपको डेफिनेशन तक बताई थी. लेकिन आई नो कि लेक्चर की लेंथ देख के आप थोड़ा ढक जाते हैं, इसलिए आज से मैंने डिसाइड किया कहीं हम क्या करने वाले थे, 3 पार्ट्स में से कवर करने वाले थे. तो 3 पार्ट्स के अकॉर्डिंग इतनी लेक्चर की लेंथ तो बनती है कि इस चैप्टर को हमें कवर करना है. इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं, तो डेफिनेटली उतनी लेंथ तो बनती थी. बट सिंस कई बार स्टूडेंट्स लेक्चर की लेंथ देखकर ही उसे इग्नोर कर देते हैं, इसलिए आज से जो है वो हम लेक्चर की लेंथ जो है वो 40 to 45 मिनट्स जो हम रखने वाले हैं. 40 to 45 मिनट्स. और सिंस कंटेंट में जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो जहां हम पार्ट 3 में जो है इस चैप्टर को करने वाले थे, इट विल बी अबाउट 5 to 6 पार्ट्स नाउ. ओके, और ये हम इस चैप्टर के लिए नहीं, आने वाले हर चैप्टर के लिए लेक्चर की लेंथ जो होगी वो 40 to 45 मिनट्स होगी, और पार्ट 3 की जगह डेफिनेटली 5 to 6 होने होंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं, आज जो हम चैप्टर का जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट विल बी, वो जो रहने वाला है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट विल बी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल. हम जो है वो एग्जैक्टली केमिकल इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, बेसिकली बैलेंस्ड या फिर जिसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, उसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, यानी अनबैलेंस्ड स्केलेटल को हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे बनाने, कैसे हमें बैलेंसिंग करनी है और बैलेंसिंग किस आधार पे की जाती है, वो सब जो है वो हम आज पढ़ने वाले हैं. ओके, सो इस टॉपिक से रिलेटेड मेरी आपको सजेशन रहेगी कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो है वो आपकी इस टॉपिक पर जो है वो ग्रिप बनेगी. सो इसमें आपको मैक्सिमम से कम आपको 25 to 30 क्वेश्चंस जो है वो इसमें सॉल्व करने ही करने हैं. ओके, 7 to 10 क्वेश्चंस इफ पॉसिबल विद इन 40 to 45 मिनट्स, तो मैं आपको वो करा दूँगी 7 to 10 क्वेश्चंस. सो फर्दर आप जो है वो एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है तो उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट 7 to 10 क्वेश्चन तो मैं आपको डेफिनेटली करवाने वाली हूँ. ओके, सो इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए उतनी प्रैक्टिस जो है वो आपको यहाँ पर मैं करने के लिए सजेस्ट करूँगी. ओके, सो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं. जैसे कई बार जो है वो जब आप बार बार पढ़ेंगे ना, जैसे कुछ रिएक्शन तो बिल्कुल नॉर्मल सी हैं, जैसे जो इवन पढ़ते पढ़ते मुझे याद हो गई हैं. ठीक है, जैसे 2H2 plus O2 टू फॉर्म 2H2O, ये मैंने जो है ना वो ऐसे ही याद होगी, मीन्स बार बार रिपीटेडली H2 plus O2 कि H2O2 से H2 बनता है, तो बैलेंस कैसे होगी, तो मैं ये डायरेक्ट लिख सकती हूँ, क्योंकि जब आप रिपीटेडली जो है वो एक ही रिएक्शन को पढ़ते हैं डेफिनेटली वो आपको याद हो जाती है. ओके, सो ऐसे जो है वो आप फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट बैलेंस कर पाए, उसके लिए प्रैक्टिस इज मस्ट. सो यहाँ हम जो है वो 2-3 तरीके पढ़ने वाले. सबसे पहला तरीका मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ दैट विल बी एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया है, that is hit and trial method. Hit
एंड ट्रायल मेथड। देखो उसमें जो है वो काफ़ी सारे स्टेप्स दिए गए और मैं आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इस मेथड से जाएं कि डोंट ड्रॉ द बॉक्स, मीन्स सबसे पहले हमें जो है वो बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, बॉक्सेस के अंदर मीन्स आप स्टेप बाय स्टेप लिखें। अगर क्वेश्चन में, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट बैलेंस करना होता है, उसमें आपको स्टेप्स नहीं लिखने होते। डायरेक्ट अगर गिवन इक्वेशन, जैसे अगर पेपर में आता है कि हमारे पास इस रिएक्शन को बैलेंस करो, तो आपको सिंपली लिखना है बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ दिस रिएक्शन विल बी 2H2 प्लस O2 टू फॉर्म 2H2। डायरेक्ट आपको लिखना होता है, आपको कहीं स्टेप्स नहीं लिखने होते कि स्टेप 1 ड्रॉ द बॉक्सेस, डू नॉट चेंज एनीथिंग, बट मैं आपको सिखाने वाली सिंस इट इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। ओके, उसके बाद जो है जो फॉर्मूला मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे आप जो है वो हर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके सो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम ये ट्रायल मेथड पे जाएं, सबसे पहले लास्ट का कुछ रिवाइज करना था ना कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रिएक्शंस क्या होती हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अनबैलेंस्ड रिएक्शन को जो है वो हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी जो है वो कहते हैं। ओके सो बैलेंस्ड, अनबैलेंस से हमें बैलेंस में जाना है, स्केलेटल से हमें बैलेंस में जाना है, इसी को हम बैलेंसिंग कहते हैं। सो बैलेंसिंग किसे कहते हैं? बैलेंसिंग इज सिंपली जब हम जो हमारे पास स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है ना, या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना, दैट इज बैलेंसिंग। तो एग्जैक्टली अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है बैलेंसिंग इज डन, यानी फॉर या फिर किसकी की जाती है, सॉरी बैलेंसिंग किसकी की जाती है, तो बैलेंसिंग डेफिनेटली हमारे पास किसकी की जाएगी? बैलेंस की तो नहीं की जाएगी ना, अनबैलेंस की जाएगी या फिर स्केलेटल की जाएगी। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि बैलेंसिंग जो है वो अनबैलेंस्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की जाती है, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ओके अब बैलेंसिंग, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलेंसिंग जो है वो किस आधार पे की जाती है, क्यों की जाती है। ओके अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई बैलेंसिंग इज डन, कि बैलेंसिंग जो है वो क्यों की जाती है। तो देखो स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कहती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और आपको ये बात तो पता है कि मास कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड, कि मास ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है। जैसे हमारे पास था H2 प्लस O2 टू फॉर्म H2O, ये H2 बनाएंगे, दिस इज अनबैलेंस्ड, ये हमारे पास अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है तो डेफिनेटली हमें पता है कि ना तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट दोनों साइड बराबर होने वाले हैं, और ना ही यहाँ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट और टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होने वाले हैं। ओके सो यहाँ क्या है हमारे पास, ये 2 आएगा प्लस ये कितना आएगा 32, और ये जो है वो डेफिनेटली 18 आने वाला है। सो इट इज 34 के 18 के बराबर है, नो वे, ठीक है 34। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है, मास ज्यादा है, रिएक्टेंट का मास ज्यादा है और प्रोडक्ट का मास क्या है, कम है। इसका मतलब मास कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है क्या? देखो मास कम हुआ है, इसका मतलब मास डिस्ट्रॉय हुआ है। क्या मास डिस्ट्रॉय हो सकता है? कैन मास बी डिस्ट्रॉयड? सो ये तो स्टेटमेंट ही कहती है कि मास कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड। ना तो मास को बनाया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास जितना पहले था उतना ही जो है वो डेफिनेटली रहने वाला है। ओके सो यहाँ जो है वो आपको करनी है व्हाई बैलेंसिंग इज डन। बैलेंसिंग इज डन, तो यहाँ आप लिख सकते हैं बैलेंसिंग इज डन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन is done to obey law of conservation of mass, law of conservation of mass। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है, अगर क्वेश्चन आता है कि बैलेंसिंग किसी भी केमिकल इक्वेशन की जो है वो बैलेंसिंग, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो है वो बैलेंसिंग क्यों की जाती है, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा कि हमारे पास किसी भी केमिकल इक्वेशन की जो बैलेंसिंग है वो किस लिए की जाती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए बैलेंसिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारे पास ये वाला जो लॉ है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो प्रूव हो सके या फिर वो ओबे हो सके, उसका पालन किया जा सके। देखो यहाँ मास डिस्ट्रॉय हो रहा है तो ये लॉ जो है हमारे पास फॉलो नहीं हो रहा, और ये लॉ हमारे पास यूनिवर्सल है, गिवन है। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप फर्दर जो है वो, अगर ये एक नंबर में है तो सिंपली, अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में है तो सिंपली आप लिख सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस डन टू ओबे
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर ये 2 या 3 मार्क्स में है तो फर्दर आप जो है वो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्क्राइब जो है वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो यही एंड होगा, लेकिन अब 3 नंबर में है, 3 नंबर इसके तो नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो आपको ये भी जो है वो डिस्क्राइब करना होगा। तो ये क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट mass can neither be created nor be destroyed। ये ला क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, ये क्या कहता है? ये ला कहता है किसी भी रिएक्शन के दौरान मास ना तो क्रिएट हो सकता है, यानी मास रिएक्टेंट का कम हो और प्रोडक्ट का ज्यादा हो, ना तो ये हो सकता है, और मास ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी रिएक्टेंट का ज्यादा हो और प्रोडक्ट का कम हो। ये दोनों ही बातों को जो है वो अलाउ नहीं करता। मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मास जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्रिएट करने का मतलब रिएक्टेंट का कम हो और प्रोडक्ट का ज्यादा हो, और डिस्ट्रॉय करने का मतलब रिएक्टेंट का ज्यादा हो और प्रोडक्ट का कम हो, ठीक है। ये दोनों ही बातों को जो है वो अलाउ नहीं करता, इसलिए बैलेंसिंग की जाती है ताकि ये वाला जो है वो हमारे पास लॉ जो है वो फॉलो हो सके। टू ओबे भी आप लिख सकते हैं, टू फॉलो भी आप लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दैट। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन कि हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अगर मैं आपसे पूछती हूँ, मैं रेस करके आपसे पूछती हूँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो आप क्या बता सकते हैं? मींस डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इट्स सिंपल, इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे जो है वो उसका विनाश किया जा सकता है। क्या शुद्ध दिया? मतलब ना ही उसका जो है वो, ना ही मास को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही मास को जो है मास का विनाश किया जा सकता है। ओके, दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, अगर रिएक्टेंट का मास कम है तो प्रोडक्ट का भी कम ही आएगा, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट का ज्यादा आ जाएगा, और अगर रिएक्टेंट का ज्यादा है तो ऐसा नहीं हो सकता प्रोडक्ट का कम आ जाएगा। दिस शुड बी इक्वल, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए जो है वो बैलेंसिंग की जाती है इसी बात को सेटिस्फाई करने के लिए कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो, इसलिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है वो की जाती है। ओके, तो सबसे पहले जो है वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो सीखना चाहते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखो स्टूडेंट्स, एग्जांपल मैं ले रही हूँ, क्या ये सही है? आप मुझे बताना कि ये बैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड है। इज इट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? क्या हम इसे यूज कर सकते हैं जनरल कि हम इसे बैलेंस करें? यस, सोचो। कैसे चेक करेंगे कि बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? देखो, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को तो बैलेंस करेंगे ना, बैलेंस को क्या बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ Zn का एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ भी, यहाँ सल्फर का एक है, इट्स बैलेंस्ड। यानी इसकी जो है वो हमें बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले से ही जो है वो क्या है, बैलेंस्ड है। ओके, सो हम इसे देखने के लिए हम कौन सा लेना चाहेंगे? इट विल बी Fe plus H2O to form Fe3O4 plus H2। देखो ये बैलेंस है क्या? यहाँ है आयरन का एक है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 4 है। दिस इज अनबैलेंस्ड और दिस इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इसे जो है वो हम एग्जाम्पल के तौर पर यूज करने वाले हैं, इसे जो है वो हम बैलेंस करने वाले हैं। और ये आपके एनसीईआरटी का ही जो है वो, एनसीईआरटी ने भी यही जो है वो ले रखा है, इसी को वो जो है वो हमारे पास बैलेंस कर दिए इस मेथड का यूज करते हुए। तो एनसीईआरटी ने सबसे पहला स्टेप जो बोला है, स्टेप वन जो एनसीईआरटी ने बोला है वो ये है कि देखो, जब आपको बिल्कुल नहीं आता ना तो एनसीईआरटी बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करती है, उन्हें लगता है आप बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए जो है वो मैं भी आपको बिल्कुल स्क्रैच से, जहां से एनसीईआरटी ने शुरू किया ना वहीं से, ठीक है। सो स्टेप 1 क्या है? ड्रॉ बॉक्सेस मतलब डब्बे, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड reactant, all reactants
एंड प्रोडक्ट्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको सभी रिएक्टेंट्स और सभी प्रोडक्ट्स के अराउंड जो है वो बॉक्सेस बनाने हैं। लो जी बना दिए, लो जी बना दिए, ठीक है। और ऐसे एनसीईआरटी के और आगे भी एनसीईआरटी लिखते हैं, एंड डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस के अंदर जो है वो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि यहाँ हमें जो वो 4 लग रहा था, मीन्स यहाँ हमारे पास 2 है, वो तो सही होगा, यहाँ हमें जो है वो 4 ऑक्सीजन करने हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम जो है वो यहाँ 4 कर देते हैं। ये क्या है, वाटर, यहाँ 4 कर देते हैं, हो गया बैलेंस, और यहाँ जो है वो 3 कर देते हैं, मीन्स होगी हमारी इक्वेशन बैलेंस। ये सरासर गलत है स्टूडेंट्स। इसके अंदर इस डब्बा, ये इसलिए देखो ये क्या बन गया, अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, H2O4। क्या वाटर का फॉर्मूला H2O4 होता है? वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अगर आप इस डब्बे के अंदर जा रहे हो ना, अगर आप इस डब्बे के अंदर कुछ चेंज करें, जैसे आपने Fe3 कर दिया, Fe एलिमेंटल फॉर्म में होता है, मेटल है तो एलिमेंटल फॉर्म में होता है, Fe रहेगा, Fe3 आप नहीं कर सकते। H2O था, वाटर था, आपने H2O4 बना दिया, अरे आपने पानी का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर दिया, अब पानी आज से इसे कहें हम, डेफिनेटली नॉट, ये रहने वाला है। तो यही आपको करना है, यानी ये कहना चाहती है कि आपको डब्बे में कुछ भी चेंज नहीं करना। और क्यों नहीं करना डब्बे में चेंज, क्योंकि अगर आप डब्बे में चेंज करने जाएंगे, अगर आप विद इन द बॉक्स कुछ लिखने जाएंगे यहाँ पे, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, वो चेंज हो जाएगा, और वो हमें नहीं करना। ऐसा तो नहीं है आप नया पानी का फॉर्मूला इन्वेंट करें, डेफिनेटली नॉट स्टूडेंट्स। सो आपको क्या करना है, बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, ओके। और क्या करना है, इनके अंदर कुछ नहीं लिखना है, इनके बाहर जो भी आप न्यूमेरल लगाना चाहते हो वो इनके बाहर जो है वो आप लगाएंगे, ओके। उसके बाद एनसीईआरटी कहती है, स्टेप 2 में एनसीईआरटी लिखती है कि इट इज कन्वीनियंट टू बैलेंस, काफी हाई स्टैंडर्ड की इंग्लिश वो लिखती है, कि मैं आपको सुना भी देती हूँ, सॉरी पढ़कर ही कर लेते हैं, क्या क्यों लिखना। देखो एनसीईआरटी सबसे पहले स्टेप लिखते हैं, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। हर फॉर्मूला के अराउंड हमने जो है वो बॉक्सेस बनाए। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। जब आपके इसकी बैलेंसिंग कर रहे हो ना, तब आपको ऐसा नहीं करना 4 होने चाहिए थे तो आपने यहाँ 4 लगा दी, वो हमारे पास उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जो है वो डिस्टर्ब कर देगा, ओके। दूसरा एनसीईआरटी लिखती है कि फिर आपको जो है वो देखना है कि इधर कौन से इधर कितने एटम्स हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के, इधर कितने हैं, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यानी जिस एलिमेंट की या जिस कंपाउंड के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है ना, उसको सबसे पहले आप बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम वही करने वाले हैं, इसको मैं रख देती हूँ, ओके। तो देखो, और ऐसा नहीं वो प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट, वो दोनों में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो देखो यहाँ आयरन का एक था, यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ हाइड्रोजन के 2 थे, यहाँ ऑक्सीजन का एक, यहाँ 4, यानी किसके है सबसे ज्यादा। देखो एक साइड वाले देखने हैं हमें, ऐसा नहीं कि आप 5 कर दो इसके और इसके 4 कर दो, किसी एक साइड, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 4। ऑक्सीजन की है ना सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले आप किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आप इन स्टेप वाइज जाएं, ठीक है। जरूरी नहीं है आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। लास्ट में जो है वो मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताने वाली हूँ। फॉर्मूला क्या, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स के लिए डेफिनेटली मैं आपको फॉर्मूला बताने वाली हूँ, और वैसे जो है वो एक ट्रिक भी आप इसे कह सकते हैं, या फिर जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो ऐसे हो जाएगा, ओके। सो सबसे पहले आप इसे बैलेंस करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, इसे बैलेंस, डब्बा ऐसे कैसा रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ कर लेती हूँ, ये मैं आपको जो है वो प्रोनाउंस करके बता दूंगी कि क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ। सो एनसीईआरटी ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम जिसके है ना उसके करने हैं, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ये हो गया। बॉक्सेस आपको एज इट इज रखने हैं, देखो सबसे ज्यादा इसके थे कितने हैं, 4, तो इधर भी आपको 4 करने हैं, तो 4 लगा दे, हो गया ना, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 4 डन। उसके बाद देखो अब पहले हमारे पास हाइड्रोजन 2 थे, पहले हाइड्रोजन बैलेंस था, जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया
हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, यानी अभी भी हमारे पास आयरन और हाइड्रोजन जो है ना वो क्या है, अनबैलेंस है। तो अब उन्हें करते हैं। अब हमारे पास जो है वो क्या है, Fe। लेट अस से Fe को Fe को बैलेंस करें या H2 को, चलो H2 को कर लेते हैं, H2 को बैलेंस करते हैं। देखो 4 2 8, यानी इधर 8 एटम्स है हाइड्रोजन के, और इधर कितने हैं, 2। तो 2 को 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती है ना। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। मैं ऐसे लिख देती हूँ, इधर 4 है स्टूडेंट्स, 4, तो इधर भी मैं 4 कर दूँ, क्या हो गया बैलेंस, 4 ऑक्सीजन के हो गए। ऑक्सीजन के हमने क्या किया था, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स थे, और एनसीईआरटी इट इज कन्वीनियंट टू बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपाउंड व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। ओके, सो 4 हो गए थे। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो 8 इधर 8 इधर, एक रह गया, दैट इज आयरन। आयरन के इधर 3 है, इधर 3 कर देना, दैट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स। ओके, अब जब आप इसको रिपीटेडली जो है वो कर रहे होंगे, तो देखो मैं करती हूँ 3Fe plus 3Fe plus 4H2O to form Fe3O4 plus 3Fe। क्योंकि मैंने रिपीटेडली जो है वो आपको पढ़ाने से पहले जो है वो मैंने रिपीटेडली जो है वो रिवाइज कर ली थी। तो दिस इज, तो आप इस जब रिएक्शंस को एज इट इज आपको अगर आएंगे तो केमिकल इक्वेशन जो आती है बैलेंस करने के लिए एनसीईआरटी से ही आती है, वो आप बार बार रिवाइज कर ही चुके होंगे। ओके, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो जो ट्रिक मैं फॉलो करती हूँ ठीक है वो करेंगे। लेट अस से CaCO3 CO plus CO2, चलिए इसे बैलेंस करो, ये तो बैलेंस्ड ही है, इसे बैलेंस करने की वजह से कैल्शियम का एक, कैल्शियम का एक, कार्बन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन के 3, 1 2 3, एक ही है। सो कोई और सा लेते हैं, टफ लेते हैं, टफ एनसीईआरटी में से लेते हैं। लेट अस से इट इज C6H12O6, ये जो है वो रेस्पिरेशन की है। ओके, रेस्पिरेशन की इक्वेशन है C6H12O6 plus O2 to form CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी लिबरेट होती है। ध्यान रखना, एनर्जी इज नॉट एनी प्रोडक्ट, मींस एनर्जी ऐसे है कि लिबरेट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एनर्जी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो लिख रहे हैं, एनर्जी डजंट हैव, एनर्जी एक तरह की क्या है, हीट, मींस हीट रिलीज होती है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो इट सिंपली C6H12O6 plus O2 to form CO2 plus H2O। ओके, इसे जो है वो हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके, सो इसे बैलेंस कैसे करें, देखो जरूरी नहीं है आप हर बार जो है वो यही जो है वो फॉलो करें, हालांकि आप कर सकते हैं, आंसर सही आएगा इससे भी, लेकिन जरूरी नहीं है, आई एम सेइंग। तो लेट अस से सबसे पहले किसको बैलेंस करें, सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। एनसीईआरटी ने क्या रखा है ना कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स किसके हैं, तो इसके है ना यहाँ सबसे ज्यादा, तो लेट अस से हम इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, तो 2 का 12 बनाने के लिए हमें जो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, हो गया हाइड्रोजन बैलेंस, 6 2 12। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन को देखते हैं, इधर कितने हैं 6 2 8, और इधर कितने हैं 6 2 8, हो रखा है यार ये तो। उसके बाद कार्बन को करते हैं, कार्बन के इधर 6 है, इधर एक ही है, यानी मजबूरन हमें जो है वो यहाँ इसका क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। अब देखो क्या सारे बैलेंस है, मुझे तो लगता है ऑक्सीजन में बैलेंस हो गया। देखो कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, सही है, ऑक्सीजन के इधर 8 हैं, इधर कितने हो गए 6 2 12, 12 + 6 18, इधर 8 और इधर 18, यानी कि हमें फिर से इसे बैलेंस करना पड़ेगा। हमें ऑक्सीजन को, हमने देखा था कि जब हमने 6 लिखा यहाँ पे तो अपने आप बैलेंस हो गए, और जब हमने यहाँ से लिखा तो वो अपने आप अनबैलेंस होगा। कुछ तो हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा ना बेचारे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो देखो इधर 6 है, इधर 18 है, इधर 6 है, सॉरी इधर 18 है, इधर 6 ये था और 2 ये था। इसको मत छेड़ो, क्योंकि जब हम इसको छेड़ेंगे, अगर हम यहाँ कुछ लगाएंगे ना तो डायरेक्ट कार्बन पे अफेक्ट पड़ेगा, और कार्बन फिर इधर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इस पे लगाओ जितने जोर लगाने हैं। तो देखो
इधर 6 है, इधर 2 है, सो लेट अस से कि 7, ये सही है, 6 लगा देते हैं। 6 यहाँ थे 18 करने के लिए, इधर 18 थे, इधर 6 थे, तो यहाँ हमें 12 करना पड़ेगा। 12 करने के लिए इधर 2 तो थे, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल। तो इसकी भी रिपीटेडली जब आप करेंगे तो 6H12O2 प्लस 6O2 टू फॉर्म 6CO2 प्लस 6H2O, याद है, सिंपल। ओके, सो अब जो है वो हम, जैसे हमने पिछला एग्जांपल लिया था ना, अब जो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि ये करो जिससे आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, ओके, और आपको मजा भी आएगा उसमें। तो हमने क्या लिया था, पीछे एग्जांपल लिया था जब हम एनसीईआरटी का वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझ रहे थे। सो हमारा एग्जांपल क्या था, यही था ना स्टूडेंट्स, ये था, ये है, चलो ठीक है। अब देखो इसे कैसे बैलेंस करना है, जादू। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे ए लगा लो, यहाँ पे बी लगा लो, यहाँ पे सी और यहाँ डी। जैसे एक न्यूमरल है, ए ऐसा नहीं है ए एफ ई, यहाँ ए की जगह भी कुछ न्यूमरल आएगा, बी की जगह भी, सी की जगह भी, डी की जगह भी, ओके। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशंस बना, जैसे हमारे पास यहाँ एफ ई के एटम कितने होंगे, ए एटम है, इधर एफ ई के कितने, 3C हो गए ना, C मल्टीप्लाई बाय 3C, तो 3C, A इज इक्वल टू 3C। उसके बाद हाइड्रोजन के कितने होंगे, दिस इज फॉर आयरन, दिस इज फॉर आयरन, लिखने की जरूरत नहीं है हमें, जो है वो A और B की वैल्यू निकल जाएगी सिंपली, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 3C यहाँ से मिला, फिर B, देखो 2B, हाइड्रोजन के कितने एटम है इधर, 2B शुड बी इक्वल टू, कहने का मतलब देखो स्टूडेंट्स, मैंने सिंपल किया है कि आयरन के जितने, हमने पिछली क्लास में बैलेंस्ड इक्वेशन में, बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इधर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन कितने हैं, A है, इधर कितने हैं, 3C है, तो वो दोनों बराबर होने चाहिए ना। इधर हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2B है रिएक्टेंट वाली साइड, प्रोडक्ट वाली साइड भी इतने होने चाहिए, तो देखते हैं प्रोडक्ट वाली साइड कितने हैं, 2D है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। फिर हमारे पास ऑक्सीजन की इस तरफ कितने हैं, B है, यानी रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के एटम्स इतने हैं और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 4C होंगे ना, 4C, दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो लेट अस से हम किसी को, मींस किसी एक न्यूमरल की कुछ क्वांटिटी फिक्स कर दो, जैसे A को 1 लिख दो, A को 3 लिख दो, A को 4 लिख दो, जो आप चाहो वो लिख सकते हो, 12 तक 12 भी लिख सकते हो, 11 15 जो आप चाहो। लेट अस से मैं 1 से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम्स आप 1 से शुरू कर देना, फिर आप जो है वो मल्टीप्लाई, लेट अस कंसिडर इट, सो हम लेट कर लेते हैं, सो इट इज लेट A इज इक्वल टू 1। अगर हमने A को 1 ले लिया, देखो A हमारे पास 1 हो गया, तो C कितना होगा, C विल बी A बाय 3, सही है ना, C विल बी A बाय 3, इसका मतलब 1 बाय 3, ठीक है। उसके बाद जब हमने A को 1 लिया तो C इतना हो गया, अगर C इतना हो गया तो C और किसका रिलेशन है, यहाँ तो C और किसी न्यूमरल का रिलेशन है, यहाँ C और B का रिलेशन है, तो अब B निकालते हैं। B क्या है, 4C, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की वैल्यू, तो ये कितना होगा, 4 बाय 3। फिर हमारे पास B आ गया, B और D का रिलेशन है, तो D कितना होगा, देखो यहाँ क्या है, 2B और 2D, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, D इज इक्वल टू D, B इज इक्वल टू D, सो D की वैल्यू भी कितनी आ गई, 4 बाय 3। आया समझ में। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या था, इक्वेशन थी A को हमने 1 माना था, A को 1 माना तो हमारे पास C कितना आ गया, A बाय 3 यानी 1 बाय 3 C, ठीक है। फिर हमने जो है वो B क्या आया, 4C था, B 4C था तो 4 बाय 3 B, फिर B और D बराबर थे, तो यहाँ भी हमारे पास 4 बाय 3 आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बात मेरे ध्यान रखना कि आप जब भी यहाँ ऑप्ट करो, वैसे ये सही है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका ये गलत निकल जाएगा, लेकिन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इन्हें जो है हम क्या कहते हैं, इन्हें हम स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो केमिकली देखा जाता है, मैथमेटिकली तो ये सही है, मैथमेटिकली इट इज राइट कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 बाय 3, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ 4 बाय 3 है, सो इट इज गोना बेसिकली 8 बाय 3, तो 8 बाय 3, ये जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 4 बाय 3, और यहाँ भी 4 बाय 3। मैथमेटिकली इट इज करेक्ट, लेकिन माना जाता है कि जब आप स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को जो है वो फ्रैक्शन में लेते हैं, तो हमारे पास वो इक्वेशन जो है वो केमिकली इनकरेक्ट हो जाती है, यानी मैथमेटिकली तो हमारे पास क्या है, आयरन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के सब बैलेंस हो गए,
लेकिन ऐसा होता है कि जब आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को फ्रैक्शन में कर देते हैं ना, जब आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को, इन्हें हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, जब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप फ्रैक्शन में कर देते हैं, तो वो इक्वेशन जो है वो मैथमेटिकली तो करेक्ट रहती है, लेकिन वो केमिकली जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। केमिकली क्या हो जाती है? इनकरेक्ट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप जो है वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करें ना, एंश्योर, इस बात को इंश्योर करिएगा दैट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट are in integral form और are integers भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब मेरा है कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यहाँ हो सकता था 4 हो सकता था, 1 हो सकता था, 4 हो सकता था, लेकिन यहाँ जो है वो हमें फ्रैक्शन में नहीं लेना, बाकी हमें होल नंबर ले लेना है। होल नंबर कह लो, इंटीजर कह लो, इंटीग्रल फॉर्म कह लो, नेचुरल नंबर कह लो, बस फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था। तो अगर हमें इसे फ्रैक्शन से रिमूव करना है, तो फ्रैक्शन से रिमूव करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को जो है वो क्या कर दें, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे, प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। तो देखो 3 से, नीचे 3 था ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 1 3Fe प्लस 4H2O टू फॉर्म 1Fe3O4 प्लस 4H2O। ये सही है। देखो, दिस इक्वेशन इज मैथमेटिकली करेक्ट बट केमिकली इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो फ्रैक्शन में है। बट दिस इक्वेशन इज मैथमेटिकली करेक्ट एज वेल एज केमिकली करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ मैथमेटिकली तो बिल्कुल सही आया, 3, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 4, लेकिन ये केमिकली भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, वो फ्रैक्शन में नहीं है, दे आर इन होल नंबर फॉर्म, होल नंबर में है। ओके, सो ध्यान रखना कि अगर मैं लिख देती हूँ तो ये आपको समझ में आएगा कि हमने जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया इसको फ्रैक्शन से इंटीग्रल फॉर्म में लाने के लिए। तो देखो, ये जो है वो दिस इक्वेशन इज मैथमेटिकली करेक्ट बट केमिकली इनकरेक्ट। और ये इक्वेशन जो है वो मैथमेटिकली भी करेक्ट है, और केमिकली भी क्या है, करेक्ट है। तो मैथमेटिकली करेक्ट तो हमारे पास वो होगी जब आप एक बार बैलेंस कर देंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट को बराबर कर देंगे, तो मैथमेटिकली बैलेंस तो वो होगी। लेकिन अगर आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को फ्रैक्शन में रख के हमारे पास केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, तो वो केमिकली करेक्ट नहीं होगी। केमिकली करेक्ट करने के लिए हमें जो है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को किसमें करना पड़ेगा, होल नंबर में, इंटीग्रल फॉर्म में, या फिर नेचुरल नंबर वाले फॉर्म में जो है वो करना पड़ेगा। आई क्लियर? So mathematically correct but chemically incorrect, mathematically correct as well as chemically correct. Okay, so एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हमने कहा ना हम काफी सारे एग्जांपल्स जो है वो करेंगे। Okay, so नेक्स्ट एग्जांपल जो हम ले रहे हैं, लेट अस से एनसीईआरटी के ले लेते हैं। सोडियम प्लस वाटर, देखो इट इज सोडियम ये था ना, सोडियम प्लस वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कितना, सोडियम प्लस वाटर O2 या फिर हाइड्रोजन। तो सोडियम प्लस वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखो ये जो है वो आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 6 पे है ना, उसके सेकंड क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है। ओके, सो आप इसे देखकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो अभी तरीका जो अब हमने पढ़ा है हम उससे इसे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ जो है वो A मान लिया, यहाँ B मान लिया, यहाँ C मान लिया, यहाँ D मान लिया, तो इक्वेशन बनाते हैं ना। सोडियम के इधर कितने हैं, A हैं, इधर कितने हैं, C हैं, ठीक है, इधर कितने हैं A और इधर कितने हैं C, दोनों बराबर होने चाहिए, तो हमने बराबर कर दिए। उसके बाद हाइड्रोजन के इधर कितने हैं 2B, इधर कितने हैं हाइड्रोजन के, देखो हाइड्रोजन के इधर जो है, देखो इसका मतलब है OH2 का क्या मतलब है, NaOH आएगा, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जो है वो NaOH होता है। आई एम रियली सॉरी, NaOH होता है इसका फॉर्मूला, ध्यान रखना। दैट वाज MgOH2 होता है, इट इज NaOH। ओके, सो दिस इज, अब सही।
अब इधर कितना था 2b और इधर कितने थे 2d, तो ये हो गए, क्या हो गया हमारे पास 2d, तो ये हो गए, ओके 2d ये हो गए। उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ 1 था तो प्लस c इज इक्वल टू 2d प्लस c। ये लंबी जाएगी लेकिन चलो देखते हैं। 2b ये, सॉरी b ये हो गए, और उसके बाद जो हमारे पास ऑक्सीजन के कितने c, यानी a इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू c। कहने का मतलब a b c तीनों बराबर है, a b c तीनों जो है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है ना। ओके सो लेट अस से हम a को जो है वो क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। a को हम क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, तो b भी क्या हो जाएगा 1, c भी क्या हो जाएगा 1। अब देखो d क्या होगा, देखो 2b इज इक्वल टू 2d प्लस c था, b को हमने 1 माना, सिंस हमारे पास ये दोनों थे तो 2d प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना होगा 2d इज इक्वल टू 2 माइनस 1, फिर 1 आ गया 2d, तो d कितना होगा 1/2। हुआ क्लियर? इसका मतलब इक्वेशन कैसे बन गई, Na प्लस H2O, b की जगह भी 1 है ना, तो 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है। NaOH प्लस DH2O कितना होगा, हाफ H2, ठीक है। देखो Na का एक है, इधर जो हमारे पास 2 है तो 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1। अब देखो ये इक्वेशन अगर मैं आपसे पूछूं केमिकली करेक्ट है, डेफिनेटली केमिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 1 1 लेकिन यहाँ 1/2 फ्रैक्शन आ गया। केमिकली करेक्ट करने के लिए हमें इस फ्रैक्शन को रिमूव करना होगा, और फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए हमें इसे पूरी इक्वेशन को जो है किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा 2Na प्लस 2H2O टू फॉर्म 2NaOH प्लस H2। अब ये इक्वेशन जो है वो मैथमेटिकली भी करेक्ट है और केमिकली भी करेक्ट है। चलो देखते हैं, 2Na 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 इसमें, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इक्वेशन है सिंपल सी जो हमने किसमें पढ़ी थी, रिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ी थी ना, केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। N2 प्लस H2 टू फॉर्म, मुझे तो याद है यहाँ 2 आएगा लेकिन NH3, चलो इसे बैलेंस करते हैं। N2 प्लस H2 टू फॉर्म NH3, इसको लिखा जाएगा नाइट्रोजन प्लस अमोनिया टू फॉर्म नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ओके सो इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ A ले लेते हैं, यहाँ B ले लेते हैं, यहाँ C ले लेते हैं। सो इधर रिएक्टेंट साइड कितने हैं, दिस इज रिएक्टेंट साइड, दिस इज प्रोडक्ट साइड ना। रिएक्टेंट साइड कितने हैं नाइट्रोजन के 2A, प्रोडक्ट साइड कितने हैं C, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के कितने हैं 2B, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के कितने हैं 3C। ओके सो लेट अस से हम C को 1 मान लेते हैं, चलो A को 1 मान लेते हैं। A को 1 माना तो C कितना होगा, C2 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो B कितना होगा, C2 हो गया, C is 2 now, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो B कितना होगा 3। सो सिंपल, N2 प्लस B की जगह 3H2 टू फॉर्म 2NH3। तो देखो स्टूडेंट्स, इज इट केमिकली करेक्ट? द आंसर विल बी यस, इट इज केमिकली करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है हमारे पास मैथमेटिकली तो ये करेक्ट है, 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, ठीक है। अब केमिकली करेक्ट होने के लिए हमें सिर्फ एक बात चेक करनी है कि उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो होल नंबर में इंटीग्रल फॉर्म में है या नहीं, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। तो क्या है, फ्रैक्शन में है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, डेफिनेटली इट इज नॉट इन फ्रैक्शन। सो इसका मतलब ये मैथमेटिकली भी करेक्ट है और केमिकली भी करेक्ट है। ओके आर यू गेटिंग इट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल देन यू राइट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब जो है वो मैं आपको कंबशन की जो हमारे पास रिएक्शंस होती है, कंबशन की या हाइड्रोकार्बन की जो बैलेंसिंग वाले रिएक्शंस होती है ना, उन्हें बताने वाली हूँ। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, देखो ये जो है वो एक बार और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और आएगा, दिस सेम, यही सेम जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंबशन रिएक्शन ही होती है, तो उसमें जो है वो और आएगा। तो देखो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन,
यानी ऐसे कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, मीन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन, दोनों के दोनों मस्ट है। देखो हाइड्रोकार्बन में ना तो इनके अलावा कुछ होना चाहिए, और इनमें से अगर एक भी कम हो गया मीन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, कार्बन कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तब भी हम उसे हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में दोनों एलिमेंट्स ये मस्ट है, और इनके अलावा कोई और भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो इनकी बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होती है, बेसिकली इनकी कंबशन की बैलेंसिंग इक्वेशन, कंबशन या फिर हाउ टू बैलेंस reactions of combustion of हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन की जो कंबशन रिएक्शंस होती है उनको कैसे बैलेंस करना है। देखो हाइड्रोकार्बन में क्लियर हो गया, यहाँ 2 एलिमेंट्स होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। कंबशन का मतलब क्या होता है, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन्हें बर्न करना। कहने का मतलब जैसे यहाँ क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होंगे, रिएक्टेंट साइड कौन होगा, हाइड्रोकार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा। अगर हमारे पास किसी कंपाउंड के साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट, इसका मतलब उसका कंबशन जो है वो डेफिनेटली हमारे पास किया जाना है। तो ऐसी रिएक्शंस क्या होती है, जैसे इसकी आपको ध्यान रखनी है, इट इज अबाउट CxHy प्लस x प्लस y/4 O2 to form CO2 XCO2 प्लस y/2 H2। तो ये रिएक्शन जो है वो आपको ध्यान रखनी है, बाय डिफॉल्ट रिएक्शन है, ये एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए और एल्केन के लिए, तीनों के लिए सही है। तो हाइड्रोकार्बन की कंबशन रिएक्शन को ऐसे बैलेंस किया जाता है, X रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन इन दैट हाइड्रोकार्बन, Y रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दैट हाइड्रोकार्बन। क्या है, X इज नंबर ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन, कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन में कितने हमारे पास कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स, और Y क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स X क्या है, हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन एटम है, Y क्या है, हाइड्रोकार्बन में कितने हाइड्रोजन एटम है। इज इट क्लियर। तो उससे हमारे पास ये पूरी इक्वेशन। सो एक बात और कि बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मूला होता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में जो है वो हम पढ़ चुके होते हैं कि एल्कीन को एल्केन का डिफॉल्ट फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का और एल्काइन का। तो देखो स्टूडेंट्स, एल्केन का क्या होता है, CnH2n + 2, एल्कीन का क्या होता है CnH2n, और इसका क्या होता है CnH2n - 2। ओके, तो ये सब कुछ होता है, यानी अगर कार्बन है ना तो एल्कीन में जैसे मैं कहूँ 6C6, यानी हमें जो है वो 6 कार्बन की एल्केन बतानी है, हमें जो है वो 6 कार्बन की एल्केन बतानी है। तो 6 कार्बन की एल्केन कौन सी होगी, कार्बन 6। तो हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन विल बी 2n + 2, तो 2 6 and 6 हो गया ना, 2 6, तो ये हो जाएगी हमारे पास 12। ओके, अगर मैं कहूँ हमें 6 कार्बन की जो है वो एल्कीन बतानी है और 6 कार्बन का ही एल्काइन बताना है, तो 6 कार्बन की एल्केन तो ये होगी CnH2n + 2, 2n क्या होता है, सॉरी 14 आएगा ना, 14 सॉरी 14, अब सही है। अब हमें एल्कीन बताने तो इट इज डायरेक्ट CnH2n, यानी जितने कार्बन होंगे उसके डबल हमारे पास जो है वो एल्कीन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, तो इट इज C6H12। अब जो है हमारे पास क्या है, एल्काइन, यानी जितने हमारे पास कार्बन होंगे ना उससे उसके डबल से 2 कम, उसके डबल से 2 कम, तो इट इज CN10। ठीक है, सो 6 कार्बन की एल्केन, 6 कार्बन का एल्कीन और 6 कार्बन का एल्काइन। अगर मैं कहूँ 4 कार्बन का तो इट इज H10 H6, ये होगा C4 4 8 + 2। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास ये होगा डबल, और ये हमारे पास डबल से 2 कम, डबल से 2 कम, 2 and 8 होता है तो -2। तो ऐसे जो है वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अगर अब क्वेश्चन अगर आता है कि हमें जो है वो 6 कार्बन की जो एल्केन है ना उसकी कंबशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, देखो राइट, अगर क्वेश्चन आता है राइट बैलेंस्ड chemical equation of combustion
ऑफ 6 कार्बन, कि हमें जो है वो 6 कार्बन की जो एल्केन होती है ना, 6 कार्बन की एल्केन के कंबशन की रिएक्शन लिखनी है। 6 कार्बन की एल्केन कौन सी होती है? 6 कार्बन होने चाहिए। देखो 6 कार्बन, हाइड्रोजन नहीं बताया क्योंकि हाइड्रोजन हमें पता होने चाहिए। अगर 6 कार्बन है तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2। तो डेफिनेटली हमारे पास अगर कार्बन 6 है तो उसके डबल से 2 ज्यादा, डबल 12 और 2 ज्यादा यानी 14, C6H14, C6H14 एल्केन है। उसका कंबशन, देखो कंबशन जब भी कहे ना तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड हमें O2 और जोड़ना है, O2 क्या करना है? और जोड़ना है। उसके बाद क्या? CO2 कंबशन में हमारे पास डेफिनेटली यहाँ जो है वो ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैंने लिख रखी ना कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? इधर एल्केन, एल्कीन या एल्काइन आएगा, इधर O2 आएगा, इधर CO2 और इधर H2O। अब हमें बैलेंस लिखनी है और ये उसकी बैलेंस फॉर्म है, ठीक है। अब देखो यहाँ x कितना है? x तो है 6, y कितना है? 14। O2 कितना होना चाहिए? x प्लस वाई बाई 4। O2 कितना होना चाहिए? O2 विल बी x प्लस वाई बाई 4। तो देखो x कितना था? 6। देखो स्टूडेंट्स x कितना था? 6, y कितना था? 14। तो इट विल बी 14 बाई 4, 14 बाई 4। सो ये क्या होगा? 7 बाई 2, 7 बाई 2। सो इट इज 3.5, तो 9.5 हो गया। अभी के लिए लिख लो, बाद में फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो हम उसे मल्टीप्लाई करके जो है वो फ्रैक्शन की जगह होल नंबर कर देंगे। तो इट इज 9.5। 9.5 का क्या मतलब है? 19 बाई 2 है ना, 19 बाई 2। उसके बाद x कितना था? 6। इधर क्या है? y बाई 2 यानी कि 7, ठीक है। अब देखो सही है क्या? इधर 6 थे, इधर 6 है, मैथमेटिकली चेक कर रही हूँ अभी मैं। इधर हाइड्रोजन 14 थे, इधर 14 है। इधर हमारे पास कितने थे? 18, तो 12 तो ये हो गए और 7 ये हो गए, 19, 12 और 7 19, और इधर भी 19 हो गए। लेकिन ये मैथमेटिकली करेक्ट है। अभी जो है वो ये हमारे पास केमिकली करेक्ट नहीं हुई, क्योंकि केमिकली करेक्ट होने के लिए हमें इसे फ्रैक्शन को रिमूव करना पड़ेगा, हमें इसकी जगह नेचुरल नंबर या होल नंबर लाना पड़ेगा। तो देखो हम जो है वो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 इधर क्या आ जाएगा? 2, ये जब हम 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 19 O2। उसके बाद जो है 2 से मल्टीप्लाई करना तो इधर क्या आ जाएगा? 12 CO2, और 2 से मल्टीप्लाई करना तो इधर क्या आ जाएगा? 14 H2O। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज, अब चेक करो, इधर 12 है, इधर 12 कार्बन है, इधर हमारे पास 28 हाइड्रोजन है, इधर 28 हाइड्रोजन है, इधर हमारे पास कितने 38 ऑक्सीजन हो गए स्टूडेंट्स, 19 टू 38। तो इधर कितने हो गए? 12 टू 24, 24 प्लस 14, 24 प्लस 14 डेफिनेटली 38। तो ये हमारे पास जो है क्या होगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी कंबशन ऑफ 6 कार्बन एल्केन। अब मैं जो है वो आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप ट्राई करना। मैं उनके जो आंसर्स है ना वो नीचे जो है कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में जो है पिन कर दूंगी। ओके, सो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, डू ट्राई देम एट होम। सो स्टूडेंट्स दिस इज दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस। ये जो है वो एनसीईआरटी से अलग है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में भी जो है वो बैलेंसिंग क्वेश्चंस गिवन है और इंटेक्स्ट में भी गिवन है, तो वो आप जरूर ट्राई करें। इसके साथ साथ दिस आर नॉट, ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 4 इसके हैं, और कुछ जो है वो हमारे पास कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के हैं, 7 कार्बन एल्कीन, 8 कार्बन एल्केन, 10 कार्बन एल्काइन, 5 कार्बन एल्केन, 2 कार्बन एल्कीन। इनमें जो है वो डेफिनेटली आपको क्या फॉलो करना है? वही कंबशन की रिएक्शन CXHY वाली वो फॉलो करनी है। और ध्यान रखना कि ये भी कुछ अलग नहीं है इनसे। देखो कार्बन है और हाइड्रोजन है, यानी सिर्फ हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन, ना तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और है और ना ही हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन में से कोई एक चीज एब्सेंट है। कहने का मतलब सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? इसे भी हम हाइड्रोकार्बन ही कहेंगे, तो ये भी जो है वो उसी तरह बैलेंस होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस वाज all about this topic, balancing of chemical equation. I hope you like the lecture. If you do like the lecture then do hit the like button and कमेंट में जो है वो मुझे ये भी बता देना कि किस किस के जो है वो हमारे पास ये आंसर्स जो है वो आ चुके हैं। कमेंट में जो है वो इनके आंसर या तो मैं PDF फॉर्म में दे दूंगी या फिर पिन कर दूंगी। ओके, सो टेक केयर।